तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्राइम की दुनिया में और ख़ासतौर पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के मामले में ऐसा कई बार देखा गया है कि कोई कत्ल होता है या कोई और क्राइम होता है, किसी के ऊपर शक होता है, पुलिस उसको उठा लेती है, पूछताछ करती है, फिर उसके बाद चार्जशीट दाखिल होती है, अदालत में सबूत नहीं मिलता, केस कमज़ोर होता है और सामने वाला बरी हो जाता है। बहुत सारे केस अपने यहाँ कन्विक्शन रेट वैसे ही कम है। लेकिन एक इंसान की मौत होती है, मौत के बाद खुद घर वालों को ये है कि नहीं, ये नेचुरल डेथ है, क्योंकि सीन ऐसी बनाई गई कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है, उसको दफना दिया जाता है। लेकिन पुलिस को कहीं कुछ डाउट होता है। अब पुलिस को शक है, वो अपने सीनियर अफसरों से बात करती है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है, ये नेचुरल डेथ नहीं है। तो कहा जाता है कि ठीक है, शक है तो तफ्तीश करो और जब पूरे सबूत आ जाए तब आना। इसके बाद पुलिस की टीम पूरे 9 महीने तक बड़ी खामोशी से उस कत्ल की तफ्तीश कर रही है, उसकी जांच कर रही है। और जिसकी जांच कर रही है उनको ज़रा सी भी भनक तक नहीं लगती, बल्कि उसमें से एक अंडरकवर एजेंट जाकर उन्हीं कातिल में से एक के साथ दोस्ती करता है और उन्हीं बेसिर पैर की बातें करते करते और आखिरकार 9 महीने बाद जो सबूत हाथ लगता है, उस सबूत के बाद एक पूरी कहानी पलट जाती है। बात 2015 की अक्टूबर की है। 18 अक्टूबर 2015 केरल में एक परिवार रहा करता था, अब्राहम परिवार। अब्राहम परिवार में जो उनके हेड अब्राहम, उनके 2 बेटे, एक का नाम सैम और एक उससे छोटा बेटा, और उनकी वाइफ, यही रहा करती थी। सैम अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद पहले गया ओमान, वहाँ एक मनी एक्सचेंज कंपनी में काम करता था और फिर वहाँ से चला गया वो ऑस्ट्रेलिया 2013 में और वहीं जॉब कर रहा था। 15 अक्टूबर 2015 की सुबह सुबह अब्राहम, जो कि केरल के कोल्लम ज़िले के करुवलूर गांव में रहा करते थे, उनके पास फ़ोन आता ऑस्ट्रेलिया से। फ़ोन पे जो खबर सुनी, पूरा परिवार मातम में। उन्हें कहा गया कि आपके बेटे सैम अब्राहम की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और फ़ोन पर यह जानकारी कोई और नहीं बल्कि रोती हुई सैम की वाइफ सोफिया थी। घर वालों पर पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद उन्होंने इंतज़ार किया, वहाँ कागजात पूरी की गई। फिर ऑस्ट्रेलिया से 3 दिन के बाद, 15 तारीख की बात है, 18 अक्टूबर को कॉफिन में कैद सैम की लाश केरल पहुंचती है। केरल आने के बाद, अब केरल में लाश के साथ जो आई तो सैम की वाइफ सोफिया, उसका 7 साल का बेटा और उसकी एक सिस्टर सोनिया, जो कि मेलबर्न में ही नर्स है। यहाँ आने के बाद सैम की लाश को दफना दिया जाता है कब्रिस्तान में और पूरा परिवार सोगवार। 34-35 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत, हालांकि आजकल तो किसी उम्र में हो जाती है। इसके बाद 5 दिन बीतते हैं। 5 दिन के बाद चूंकि सोफिया भी मेलबर्न में एक कंपनी में काम कर रही थी, विदेश का मामला था, नौकरी जा सकती थी, तो फिर उसने कहा कि अब मुझे वापस जाना पड़ेगा नौकरी ज्वाइन करने के लिए। सोफिया अपने 7 साल के बेटे के साथ वापस मेलबर्न चली गई। बात 22 और 23 अक्टूबर 2015 की है। अब सोफिया चली गई। यहाँ घर वालों को ये है, सोफिया अकेले कैसी रहेगी, 7 साल का छोटा बच्चा है। बट सोफिया हर सैटरडे अपने इन लॉज को फ़ोन करती, सब कुछ बताती। धीरे धीरे वक्त बीता, धीरे धीरे वक्त बीता, करीब 9 महीने बीत गए। इसके बाद 2016 का साल आ गया। 9 महीने बाद अब केरल में सोफिया का फ़ोन नहीं आ रहा और लगातार आता था। तो एक सैटरडे गुजर गया, उसके बाद अगले सैटरडे भी फ़ोन नहीं आया, 2 सैटरडे फ़ोन नहीं आया। अब घर वाले परेशान, क्या करें। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने जानकारों से फ़ोन करने की, सोफिया की जानकारी लेने की कोशिश की। तो अगली खबर जो मिली वो पहली खबर से भी और ज़्यादा डराने वाली थी। यहाँ केरल में अब्राहम के परिवार वालों को खबर मिली कि सोफिया तो पिछले 15-20 दिनों से ऑस्ट्रेलियन पुलिस की कस्टडी में है। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्या किया? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, उसके ऊपर एक मर्डर का चार्ज। मर्डर किसका किया?
तो बताया गया कि मर्डर उसने अपने हस्बैंड सैम अब्राहम का किया था। अब ये सुनकर घर वालों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, फिर आया कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक और शख्स है, वो भी इसी मर्डर में शामिल था और वो भी पकड़ा गया है और उसका नाम है अरुण कमलासनन। अरुण कमलासनन, इसकी उम्र भी करीब 32-33 साल, केरल के इसी कोल्लम जिला का रहने वाला। अब ये नाम पहली बार घर वालों ने सुना था। तो क्यों एक बीवी ने और एक दूसरे केरल के ही नौजवान ने क्यों मारा, और उस नौजवान का सोफिया से क्या कनेक्शन, घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे बात हुई। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन पुलिस और कमीशन, हाई कमीशन के ज़रिए यहाँ पे ये हुआ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई बाद में, और वो सारी चीज़ें देखी गई, और उसके बाद फिर एक कहानी आई। कहानी के बाद फैसला आया। एक मर्डर मिस्ट्री याद आई। 50 साल पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एक डॉक्टर थे और उन डॉक्टर पर एक मर्डर के चार्ज लगे। विद्या जैन मर्डर मिस्ट्री, ये एक अजीब कत्ल की कहानी कुकू एफएम के ऑडियो प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हैं। कुकू एफएम एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं, बिल्कुल मुफ्त। ऑफर बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। अब ये कहानी जो थी, इस पर शायद कोई भी फिल्म भी बना सकता है। कहानी ऐसी थी कि केरल के कोल्लम इलाके में सोफिया बचपन से ही वहीं पली बढ़ी और सैम भी वहीं पला बढ़ा। दोनों एक ही इलाके में रहते थे। बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि दोनों स्कूल जाते थे, फिर एक साथ कॉलेज जाते थे। और उनकी दोस्ती इतनी नहीं थी, बल्कि हर संडे चर्च में जब प्रेयर के दौरान कोरस चुकाना होता था, उसमें ये लोग कोरस के तौर पर पार्टिसिपेट करते थे। म्यूज़िक का शौक़ था दोनों को, तो दोनों गाना गाते और म्यूज़िक, संगीत का शौक़, पले बड़े, कॉलेज गए। तो बचपन का प्यार था सैम और सोफिया का। अब ये दोनों जब बड़े हुए, सैम ने अपनी ठीक ठाक पढ़ाई की, उसे ओमान में नौकरी मिल गई एक मनी एक्सचेंज की रेपुटेटेड कंपनी में। इस दौरान जाने से पहले उसने अपने पेरेंट्स से बताया कि सोफिया से मैं शादी करना चाहता हूँ। सोफिया के पेरेंट्स डिफेंस के एक रिटायर अफसर थे, उसके फादर, अच्छी फैमिली। लेकिन कुछ वजह थी, सैम के फादर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा सोफिया के साथ तुम्हारी जोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन सैम जिद करने लगा। इस दौरान में फिर सोफिया ने कहा कि अगर सैम से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगी। जब सैम के घर वालों को पता चला तो फिर उन्होंने कहा चलो हटाओ, बच्चे बड़े हो गए, अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ, करने दो। घर वालों ने इजाज़त दे दी। सैम और सोफिया की शादी हो गई। बचपन का प्यार उसे अब एक हस्बैंड के तौर पर मिल चुका था। 2008 में शादी हुई। 2008 में शादी के करीब 1-2 साल बाद सैम ओमान पहुंच जाता है जॉब के सिलसिले में, और इसके साथ फिर सोफिया भी जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद सोफिया वहाँ प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर वो वापस चली जाती है। 2009 की बात होगी, 9-10 की। आने के बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। अब सोफिया की एक बहन सोनिया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी, वहाँ एक हॉस्पिटल में नर्स है। तो फिर उसने कहा कि अब मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। बहन ने भी कहा आ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ जॉब है। चूँकि उसने MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ था, तो उसको ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से जॉब मिल जाता है। जॉब लेटर मिलने के बाद वो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, और तय ये होता है कि अब सैम भी ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएगा। तो वो भी एक मनी एक्सचेंज कंपनी में बात करता है। और उसके बाद 2012 में सोफिया पहले अपने बेटे को लेकर मेलबर्न चली जाती है अपनी सिस्टर के पास, और अभी सैम ओमान में है। 2013 में अब सैम भी पहुंच जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब हस्बैंड वाइफ बेटा तीनों एक साथ वहाँ रह रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, ज़िंदगी सब खुश, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसी दौरान लास्ट 2015 में 11 अक्टूबर
जैसे अक्टूबर का महीना था, छुट्टियों पे हर साल अक्टूबर में सैम अपने घर केरल आया करता था। तो अक्टूबर 2015 में भी घर आया और घर आने के बाद बड़ा खुश था, अपनी बीवी और बेटे दोनों को लेकर आया था, यानी सोफिया को। एक दिन उसने मजाक मजाक में अपने फादर से कहा कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जीऊँगा नहीं। तो उसके फादर को गुस्सा आया कि तुम्हारी इतनी यंग एज है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फिर उसने हंसी में टाल दिया। फिर अपने एक दो करीबी दोस्तों और रिलेटिव को उसने कहा कि शायद अब अगली बार जब मैं आऊँगा तो किसी कॉफिन में आऊँगा, किसी ताबूत में आऊँगा। उन्होंने भी डांटा, वो हंसा और चला गया। 11 अक्टूबर 2015 की उसकी वापसी की फ़्लाइट थी, वो गया और वाकई उसके ठीक 3 दिन बाद 15 अक्टूबर 2015 को उसकी मौत की खबर आई थी। तो जो बातें उसने कही थी वो सच हुई थी, लेकिन सवाल ये था कि सैम को कैसे पता था और क्या कुछ ऐसा हुआ। तो अब ये तो कहानी का एक पार्ट है। एक बचपन की मोहब्बत स्कूल के दिनों से कॉलेज तक परवान चढ़ी, फिर दोनों ने शादी की, एक बेटा हुआ, केरल से ओमान पहुंचे, ओमान से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। लेकिन इत्तेफाक से जब ये शादी हुई और सोफिया और सैम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, और वही सोफिया जो कहती थी कि अगर मेरी शादी सैम से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, जिसकी वजह से सैम के घर वालों ने उसकी शादी की। उसी सोफिया का एक और कहानी थी। कहानी ये थी कि बचपन का प्यार सैम था, लेकिन जब वो कॉलेज पहुंची तो उसका एक नया प्यार आया, और इस नए प्यार का नाम था अरुण कमलासनन। जब दोनों मास्टर कर रहे थे एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स केरल में, तब अरुण और ये दोनों करीब आए, दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद प्यार हो गया। ये दूसरा प्यार था सोफिया का। उसके बाद कुछ वक्त तक का ये प्यार रहा। फिर अरुण ऑस्ट्रेलिया चला गया और मेलबर्न में वो एक आईआईटी कंपनी में काम करने लगा। वहाँ जाने के बाद उसकी शादी हुई और उसके साथ उसका एक बच्चा हुआ। तो अपनी वाइफ के साथ वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक खुश। अभी तक जब सोफिया की शादी हो गई, बेटा हुआ, सिस्टर थी मेलबर्न में, बट उसका शादी के बाद भी जो अरुण है उसके साथ कांटेक्ट ख़त्म नहीं हुआ था। दोनों व्हाट्सएप पे और बाकी बातचीत करते रहते थे। और सोफिया का ऑस्ट्रेलिया जाने के पीछे मकसद ही यही था कि अरुण वहाँ है, और इसीलिए उसने सैम को तैयार किया और उसने कहा हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, वहाँ बेहतर लाइफ है। लेकिन इस अरुण नाम के कैरेक्टर के बारे में सोफिया का पूरा परिवार कोई नहीं जानता था। दोनों ने इस रिश्ते को इतना गुप्त रखा था। अब 2012 में सोफिया वहाँ पहुँच गई। 1 साल बाद पहुँचता है सैम। तब तक ये अपना एक अपार्टमेंट ले लेती है, लेकिन फिर भी इस तरीके से मिलती है कि कोई उसका परिचित, उसका जानने वाला कभी अरुण को ना देख पाए। अब उसके बाद जब सैम पहुँच गया तो मिलने में दुश्वारियाँ होने लगी। अब दोनों व्हाट्सएप पे लंबी लंबी बातें, फ़ोन, चैट सब करते। और फिर धीरे धीरे सोफिया को यह ख्याल आया कि ऐसे कब तक ज़िंदगी चलेगी। फिर उसने अरुण से बात की, और सोफिया की एक आदत थी, वो डायरी लिखा करती थी, और उसने अपनी डायरी में सारी भावनाएं लिख रखी हैं अरुण के बारे में। वो डायरी एक सबूत है कोर्ट में जो पेश किया गया। वो डायरी सारे मलयालम में लिखी हुई थी, उसको फिर ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। तो अब वो बात करने लगी कि कब तक ऐसे हम छुप छुप कर मिलेंगे। अब हमें लगता है कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। अरुण भी तैयार, वो भी उसको उतना ही प्यार, लेकिन बीच में सैम का क्या करे। तो फिर दोनों ने मिलकर तय किया कि अगर सैम को रास्ते से हटा दें तो फिर हम दोनों की ज़िंदगी के बीच में कोई नहीं आएगा, और हम वैसे भी अपने देश से बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहाँ कौन पूछने वाला है। दोनों तैयार हो गए। फिर पहली बार इसी साल 2015 में फरवरी के महीने में एक मेट्रो स्टेशन के बाहर अपनी कार पार्क कर रखी थी सैम ने, और उसी कार की ओट में अरुण छुपा हुआ था, चेहरे पे नकाब था, और उसने उसको चाकू से वार किया था जो गर्दन पे और चेहरे पे लगा, लेकिन वो बच गया। बाद में पुलिस ने समझा कि ये चूँकि एक मनी एक्सचेंज कंपनी में काम करता है तो कुछ रॉबर्स लुटेरे होंगे। चेहरा पहचान में आया नहीं, लेकिन फिर वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की। अब वो हादसे में बच गया। अब फिर से प्लानिंग शुरू हुई। तो आखिरकार लास्ट में सोफिया और अरुण ने तय किया कि किसी को शक ना हो तो एक ऐसा पॉइजन दे देते हैं
जिससे लगे कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है। इसी के बाद 11 अक्टूबर 2015 को जूस में मिलाकर सोफिया ने साइनाइड अपने पति को दिया, यानी सैम को। सैम ने पी लिया। इसके बाद उसने इशारा किया, मैसेज किया, अरुण घर आ गया। चेक किया उसने, पर उसने देखा कि गिलास में थोड़ा सा जूस बचा हुआ है। उसे लगा कि कहीं बच ना जाए। उसने या तो वो मतलब नींद में या बेहोशी में या शायद मौत हो चुकी, फिर भी जबरन मुंह खोला और उस बाकी गिलास को भी मुंह में डाल दिया जो पॉइजन था, और उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। उसके बाद पूरी रात उसी बेड पर सोफिया रही। 7 साल का उसका बेटा रहा और उसके पति की लाश थी। सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह होने के बाद उसने जैसे देखा, पहले चिल्लाई, चीखी, पड़ोसी आए, अस्पताल ले गए और यही था कि दिल का दौरा है, दिल का दौरा है। फिर उसने अपने घर पे फ़ोन किया। फिर उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि हम रात को सब ठीक सोए थे, सुबह शायद हार्ट अटैक है। और उसने ये भी कहानी सुना दी कि इनको दिल की कुछ प्रॉब्लम भी थी। अब एक फैमिली, एक 7 साल का बच्चा और एक वाइफ का रो रो कर हाल बुरा। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने भी ले जाकर हॉस्पिटल में, और जो रिपोर्ट दी एक, वो यही थी कि दिल का दौरा पड़ने से ये शायद मौत हुई है। इसके बाद अब ये चूँकि केरला की फैमिली थी, बॉडी को ले जाना था, तो उन्होंने जो बॉडी भेजने के जो सारे कागजात थे वो उन्होंने तैयार कर दिया और उसमें मौत के रीज़न यही हार्ट अटैक लिखा। और इस तरीके से बॉडी वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया पहुँच गई। हालांकि यहाँ पे एक चूक हुई थी। अगर पोस्टमार्टम वहीं हो जाता तो शायद रिपोर्ट आ जाती, लेकिन पोस्टमार्टम में शुरुआत में चूँकि इस पॉइजन से भी जो असर हुआ था वो दिल पर ही हुआ था, तो जब तक विसरा की नहीं होती तब तक पता नहीं चलता, तो उसमें टाइम लगता। लेकिन यहाँ फैमिली ही कोई फाउल प्ले और कुछ ऐसी बात बता नहीं रही है, तो पुलिस को भी कोई शक हुआ नहीं, उसने दे दिया। बॉडी यहाँ पहुँच गई केरल में उसको दफना दिया गया और सब कुछ यही था। केरल में दफनाने के 4 दिन के बाद सोफिया अपने ऑफिस का कहकर वापस पहुँच जाती है मेलबर्न। अब मेलबर्न आने के बाद वो हर सैटरडे अपने घर वालों को फ़ोन करती है। अब ऑस्ट्रेलियन पुलिस अभी तक एकदम खामोश है इस केस को लेकर, लेकिन ये था कि कैसे इसे मौत हुई है, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत डाउट तो अपने लेवल पे उनके डिटेक्टिव चेक करते हैं। पहली गलती आने के 1 हफ्ते के बाद ही सोफिया ने ये की कि जो सैम का पूरा बैंक अकाउंट था, जो सारी चीज़ें थी, उसने वो पूरा बैंक अकाउंट खाली कर अपने नाम पे सब कुछ कर लिया। चलो वाइफ अपने नाम पे कर लिया, चलेगा। दूसरी गलती ये की कि जो सैम की गाड़ी थी उसने वो गाड़ी अरुण के नाम पे ट्रांसफ़र करवा दी। जब अरुण के नाम पे ट्रांसफ़र कराया तो पहली बार डिटेक्टिव के कान खड़े हुए कि वो गाड़ी या तो अपने नाम पे कर सकती थी या बेच देती, लेकिन अभी भी ये था कि ये अरुण कौन है, एक अननोन बायर है। फिर पुलिस के कान में अरुण का नाम पड़ा। अब इधर ये था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऑस्ट्रेलियन पुलिस को था, लेकिन सबूत नहीं था। तो जो डिटेक्टिव था वो शुरू में अपने अफसर को कह रहा था, उन्होंने कहा सबूत लाओ तो फिर बात करो। उसने कहा ठीक है। अब वो खामोशी से लग गया। इधर इतनी खामोशी कि कभी पुलिस दोबारा गई नहीं पूछने के लिए सोफिया से, और सोफिया को अब जैसे जैसे दिन बीता उसे लगा कि चलो एक मर्डर हुआ, यहाँ पता नहीं चला, बॉडी अब केरल में है, क्या पता चलेगा। लेकिन डिटेक्टिव लगा रहा। जैसी कार उसने नाम पे किया था, अब अरुण नाम का कैरेक्टर उसके सामने आया। अब उसने अरुण की एक कुंडली खंगालनी शुरू की। इसके बाद धीरे धीरे एक जो अंडर कवर एजेंट था, वो भी एक डिटेक्टिव था, उसने अरुण से दोस्ती कर ली। अब वो बातें करते यूं ही कभी इधर उधर की, और उसके बाद अब अरुण और सोफिया के दोनों के फ़ोन कॉल टैप करना शुरू कर दिया। जब टैप करना शुरू किया तो उसमें पहली बार खुलासा हुआ है कि ऐसे से हुआ, अभी तक किसी को पता नहीं, जो भी बातचीत थी। लेकिन ये चलते चलते एक दिन ड्रिंक करते हुए अरुण ने उसी जो डिटेक्टिव था, जो उसका दोस्त बनकर आया था, उसके सामने कहा था कि मैंने एक बार ऐसा किया था, मैंने एक ऑरेंज जूस में एक पॉइजन मिलाया और मैंने ऐसा किया। तो ये सारी रिकॉर्डिंग हो गई थी, ये सारी चीज़ें थी। जब ये सारी चीज़ें हुई और जो कॉल डिटेल था वो सब कुछ मिल गया, तो फिर
अपने बॉस के सामने रखा उस डिटेक्टिव ने। उन्होंने देखा इतने 3 चीज़ें होनी चाहिए थी। पहला कि अगर तुम्हारी नज़र में ये कत्ल है तो साबित करो मोटिव क्या है, यही बेसिक होता है। तो सबसे चैलेंजिंग यही था कि भाई अगर सैम को मारा है तो इसमें सोफिया ने मारा है तो सोफिया का मोटिव क्या है, और अगर अरुण ने मारा तो अरुण का मोटिव क्या है। तो पहली चीज़, जब दोनों की बातचीत और व्हाट्सएप चैट और बाकी सारी चीज़ें इन्होंने जब ट्रैक करना शुरू किया तो मोटिव मिल गया। मोटिव ये कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। अब चूंकि दोनों शादीशुदा है तो जब तक सैम नहीं रास्ते से हटेगा तब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे। तो यहाँ आया लव ट्रायंगल, मोटिव। उन्होंने कहा कि अब मोटिव के अलावा वेपन। तो वेपन उसने एक दिन ड्रिंक खोल करते हुए बता दिया कि मैंने साइनाइड उसके उसमें डाल दिया था, जूस में। तो अब जब ये बात हुई तो फिर कहा गया कि ये तो मौत के बाद विसरा जांच से ही पता चलेगी। इसके बाद फिर कहा गया कि अब बॉडी का जो लाश ऑलरेडी वहाँ है, और चूंकि क्रिश्चियन थे तो इनको तो दफनाया गया था, तो फिर उसको निकालकर उसकी विसरा जांच कराई गई। विसरा जांच में कॉज ऑफ डेथ पॉइजन आ गया। तो अब वेपन भी मिल गया, मोटिव भी मिल गया। इसी के बाद नेक्स्ट ईयर करीब 9 महीने बाद ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने सोफिया और अरुण इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। और जब अरेस्ट किया उस दौरान 15 दिन तक वो थाने में, घर से कांटेक्ट नहीं। इधर सैम के घर वाले परेशान क्योंकि उनका पोता वहाँ पे है उसी के साथ। और जब पहली बार पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये वही बहू है जिसने अपने ही सुहाग को मारा और फिर उसकी बॉडी के साथ ऑस्ट्रेलिया से केरल तक ट्रैवल किया, उसके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और 4 दिन बाद अपने बेटे को लेकर वापस उसी ऑस्ट्रेलिया पहुंची। और कमाल की बात यह थी कि केरल और इस डिस्ट्रिक्ट में कोल्लम में और उसी कोल्लम के कुरुवलूर गांव में रहते हुए भी किसी भी फैमिली को, ना अरुण की फैमिली को ना सोफिया की फैमिली को, किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और इनका प्यार करीब 10 साल पुराना था, लेकिन इस प्यार के बारे में किसी को भी कोई ज़रा सी भी खबर नहीं थी। तो जब अरेस्ट किया, सर्च वारंट लेकर पुलिस घर पहुंची तो फिर एक डायरी मिली, और ये डायरी इस केस में सबसे अहम चीज़ साबित हुई। वो डायरी में हर रोज़ जब वो मिलती थी कोड वर्ड में वो लिखती थी उसके बारे में, अरुण के बारे में। और उस डायरी में उसने तमाम बातें लिखी, इश्क की, मोहब्बत की, कि तुम कैसे ऐसे छोड़ सकते हो, कैसे जा सकते हो। तो उस डायरी के करीब 100 से ज़्यादा पेजेस थे जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया गया और फिर कोर्ट में रखा गया। वो जो रिकॉर्डिंग थी फ़ोन कॉल की वो रखी गई, जो चैट थे, मैसेजेस थे वो रखे गए, जो बैंक के और बाकी डॉक्यूमेंट्स थे, जो कार के डॉक्यूमेंट्स थे वो रखे गए। और इन सबको जब रखा गया उसके बाद विक्टोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने, ऑस्ट्रेलिया की, अपना फैसला सुनाया। और उन्होंने अपने फैसले में अरुण को 24 साल की सज़ा दी, जबकि सोफिया को 22 साल की। और इन 24 सालों में ये था कि 24 सालों की जो सज़ा है उसमें 21 साल से पहले उसको पेरोल नहीं मिलेगी, और सोफिया को 22 साल में ये था कि उसको 18 साल से पहले पेरोल नहीं मिलेगी। यानी 18 और 21 साल तक तो इनको जेल में रहना है। कोई भी किसी भी हालत में दोनों जेल से बाहर नहीं आ सकते, जैसे हमारे यहाँ ज़मानत होती है। तो उसमें लिखा है बाकायदा जजमेंट में कि 24 साल अरुण को, लेकिन 21 साल के बाद ही ये पेरोल मांग सकता है, और 22 साल सोफिया को लेकिन ये भी 18 साल के बाद पेरोल मांग सकती है। इस फैसले के दौरान सोफिया अदालत में गिड़गिड़ाई और उसने कहा कि मेरा एक छोटा सा बेटा है, आप मुझ पर रहम कीजिए। तब अदालत ने कहा था कि अफसोस की बात यह है कि इस क्राइम में अगर सबसे बड़ा कोई विक्टिम है तो वो तुम्हारा वही 7 साल का बेटा है, क्योंकि इसके बाप को तुमने छीन लिया और माँ को कानून छीनने जा रही है। अब अगले 22 साल तक तुम अपने बेटे से नहीं मिल पाओगी। तो सबसे बड़ा विक्टिम इस क्राइम का और जो पीड़ित है, जिसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, वो 7 साल का वो बच्चा है कि बाप भी गया, माँ भी नहीं है, और इसीलिए तुम्हारे साथ रहम की कोई गुंजाइश नहीं बनती। उस बच्चे को तब तक सोनिया, जो सोफिया की बहन थी नर्स, उसकी कस्टडी में वहाँ की अदालत ने दे दिया। अब केरल में उनका जो परिवार है उसने कहा कि हमें कस्टडी चाहिए अपने पोते की, अब्राहम फैमिली ने, और फिर उन्हें उस पोते की कस्टडी मिल गई।
सोफिया और अरुण अब भी मेलबर्न की जेल में। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अजीब इसलिए कि एक तरफ बचपन की मोहब्बत और फिर उस मोहब्बत के ज़िद और शादी, और दूसरी तरफ फिर एक कॉलेज की मोहब्बत, और उस कॉलेज की मोहब्बत को भी शादी के ज़िद में बदलने की सनक, एक कत्ल और एक साथ कई ज़िंदगी बर्बाद। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मेजर जनरल वुदेव परिदा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वुदेव परिदा साहब। और ये भेजा है अक्षय जीना जी ने उड़ीसा से। साथ ही तबस्सुम बानो, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे तबस्सुम जी। और ये भेजा है जुनैद खान ने, उनकी वाइफ हैं। इसके अलावा रियांश का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रियांश। और ये महेश जी के बेटे हैं। साथ ही आज अबराना खान, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अबराना। और ये अमीन खान की बिटिया हैं। इसके अलावा सविता देवी जी और सुमन रे जी, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ये भेजा है इनके बेटे दीपक कुमार ने सीवान से। साथ ही रमेश कुमार गज्जर, थैंक यू सो मच। सैयद उस्मान पाकिस्तान लाहौर से हैं, थैंक यू सो मच उस्मान साहब आपके इस मेल के लिए। उन्होंने कुछ करेक्शन बताया। हीरा मंडी की स्टोरी में जो हमारी टीज़र पे तस्वीर गई थी, उन्होंने कहा कि अब वो एक नामचीन रेस्टोरेंट है, कोई हीरा मंडी या उस तरह का रेड लाइट एरिया नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ही हीरा मंडी पे जिसमें फरोशी और बाकी काम होता था उसको बंद कर दिया गया है, और अब ये पूरा एक फूड स्ट्रीट हो गया है। तो थैंक यू इस गलती को सुधारने के लिए सैयद उस्मान पाकिस्तान से। साथ ही राकेश परमार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। सुरेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच, एक कहानी की फरमाइश की है। सुभाष ग्रोवर, थैंक यू सो मच। शुभम झा, एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा जसपाल, कभी कभी रिप्लाई करने में लेट हो जाता है जसपाल भाई, तो माफ़ी, पर थैंक यू सो मच। इसके अलावा रोज़ मेरी रॉबिन्सन, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। सुरेश लाल भील, थैंक यू सो मच। राजसमंद हैं, ये है राजसमंद से। तो लास्ट में आपको वापस एक बार फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ कुकू FM डाउनलोड करके कुकू FM में 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।